हेलो एवरीवन, वेलकम टू राइट एजुकेशन चैनल। आज सबसे पहले मैं उन सब्सक्राइबर को थैंक्स करना चाहूँगा जिन्होंने इस चैनल पर भरोसा किया है। आशा है और भी लोग हमारे इस यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनेंगे और सब्सक्राइब कर इस चैनल को आगे बढ़ने में मदद करेंगे। तो इसी के साथ मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से करें। तो आज से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि एनसीईआरटी साइंस नोट्स का रहेगा। तो आज के क्लास में हम लोग क्लास 8 के एनसीईआरटी साइंस के नोट्स को पढ़ेंगे, जिसमें चैप्टर 1 और चैप्टर 2 शामिल है। तो शुरू करते हैं आज के क्लास को। चैप्टर 1 है फसल उत्पादन एवं प्रबंध। देखिए, एक ही किस्म के पौधे किसी बड़े स्थान पर या पैमाने पर उगाए जाएं, इसे फसल कहते हैं। तो एक ही किस्म के पौधे जब किसी बड़े स्थान पर या पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसी को क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। ये एनसीईआरटी का सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट टर्म है। उसके बाद खरीफ फसल और रबी फसल। फसलों के आप जानते होंगे दो प्रकार होते हैं, पहला खरीफ, दूसरा रबी। खरीफ फसल जो होता है वह वर्षा ऋतु का फसल होता है। इसमें धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली और कपास जैसे फसल शामिल हैं। वहीं रबी फसल की अगर बात करें तो ये शीत ऋतु का फसल है। गेहूं, चना, मटर, सरसों, अलसी ये सभी शीत ऋतु। इसके साथ ही जायद फसल भी एक होते हैं जो कि गर्मी ऋतु के फसल कहलाते हैं। इसमें खीरा, तरबूजा और ये सब अन्य फसल आते हैं। तो एक जायद फसल भी है जो कि गर्मी ऋतु का भी फसल है, ऋतु के फसल हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कृषि पद्धति। तो कृषि पद्धति में कितने चरणों का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ 7 चरणों का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले हम लोग जब कृषि करना शुरू करते हैं तो मिट्टी को तैयार करते हैं, फिर उसके बाद बुआई करते हैं, फिर खाद्य एवं उर्वरक उसमें देते हैं, फिर सिंचाई करते हैं, फिर खरपतवारों से सुरक्षा करते हैं और उसके बाद कटाई करते हैं, उसके बाद उसको भंडारित करते हैं। तो भंडारण के बाद हम उसका इस्तेमाल या यूज करते हैं। मिट्टी को उलटना और पलटना क्या कहलाता है? तो यह जुताई की प्रक्रिया कहलाती है। लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती को क्या कहते हैं? फाल कहते हैं। आपने देखा होगा ग्रामीण क्षेत्रों में जब किसान लोग एक फावड़ा की तरह चलाते हैं तो उसमें एक तिकोना पत्ती बना हुआ रहता है। उस तिकोने पत्ती को ही हम लोग क्या कहते हैं? फाल कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है ट्रैक्टर द्वारा जुताई को क्या कहते हैं? तो कल्टीवेटर कहते हैं। उसके बाद गर्म बर्मी कंपोस्ट जो कि केचुओं के द्वारा होने वाली कृषि का नाम है। वहीं खाद को हम लोग प्राकृतिक रूप से प्राप्त करते हैं और उर्वरक को मानवों द्वारा फैक्ट्रियों में बनाया जाता है। खाद को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मैन्योर। वहीं उर्वरक का अंग्रेजी क्या है? फर्टिलाइजर। तो खाद में गोबर पौधा से ये प्राप्त होता है। वहीं इसमें ह्यूमस की मात्रा प्रचुर होती है। वहीं अगर हम उर्वरक की बात करें तो इसमें यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट और पोटास जैसे, जिसे एनपीके हम कहते हैं, यानी कि एन हो गया नाइट्रोजन, पी हो गया फास्फोरस और के हो गया पोटेशियम। इसमें ह्यूमस नहीं पाया जाता है। तो ह्यूमस किस में पाया जाता है? अगर ये पूछा जाए तो ह्यूमस खाद में पाया जाता है। वहीं ह्यूमस किस में नहीं पाया जाएगा? तो वह उर्वरक। अब यहाँ पर पारंपरिक सिंचाई के तरीके हो गए हैं। उसमें क्या हो जाते हैं जो कि प्राचीन समय में प्रयोग में लाए जाते थे? वह हो गया मोट, जिसे घिरनी अब कहा जाता है। उसके बाद चेन पंप, उसके बाद ढेकली, फिर रहट जिसे उत्तोलक तंत्र कहा जाता है। दूसरा हो गया आधुनिक सिंचाई तरीके। इसमें कौन कौन से आ जाते हैं? छिड़काव तंत्र आ जाते हैं, जिसे
स्प्रिंकलर सिस्टम कहा जाता है। वहीं ड्रिप तंत्र, इसमें पानी ना के बराबर व्यर्थ होता है। यह आपने देखा होगा बहुत से जहाँ पे पानी की समस्या है प्रदेशों में, वहाँ ड्रिप सिंचाई का ही प्रयोग किया जाता है। खरपतवार को हटाने के लिए हम लोग निराई शब्द का प्रयोग करते हैं। अगर खरपतवार है उसे हटाने की प्रक्रिया को निराई कहेंगे, वीडिंग कहेंगे। वहीं खरपतवार नाशी का नाम क्या है? 2,4-D। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कई एग्जामों में पूछा जा चुका है कि खरपतवारी नाशी का क्या नाम है, तो 2,4-D। नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे। कटाई, पौधे या फसल को काटना कहते हैं इस टर्म को। हार्वेस्ट, ये पहले मैंने बताया कि मशीन द्वारा फसल को काटना हार्वेस्ट कहलाता है। बीज, दाने को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया, बीज या दाने को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया थ्रेशिंग कहलाती है। फटकना को और किस नाम से जाना जाता है? तो विनोइंग। फिर कटाई पर्व कौन कौन से होते हैं? तो कटाई पर्व में पोंगल आ जाते हैं, बैसाखी आ जाते हैं, होली, दिवाली, नवन्या और बिहू। बीजों को बड़े पैमाने पर भंडारण कहाँ किया जाता है? तो यह साइलों में और भंडार गृह में किया जाता है। चलिए देखिए, इसी के साथ हम लोगों ने अपना पहला चैप्टर समाप्त कर लिया है। तो देखा आपने कितने जल्दी और अच्छे तरीके से हमने पहला एनसीईआरटी क्लास 8 साइंस का चैप्टर खत्म कर दिया। अब आते हैं चैप्टर नंबर 2 पे, जिसका नाम है सूक्ष्मजीव, मित्र एवं शत्रु। नोट्स का यही बेनिफिट होता है कि हम लोग कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कर सकते हैं। तो आप लोग चैनल पे अगर नए हैं तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जिन्हें केवल आंखों से नहीं देखा जा सकता, वैसे जीवों को क्या कहेंगे? वैसे जीवों को सूक्ष्मजीव कहेंगे। सूक्ष्मजीव का इंग्लिश क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये 4 भागों में मुख्यतः पाए जाते हैं। और वो 4 भाग कौन कौन है? जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया, कवक यानी फंगस, प्रोटोजोआ यानी कि प्रोटोजोआ, और शैवाल यानी अलगी। विषाणु भी सूक्ष्मजीव ही हैं, यानी कि विषाणु जो कि वायरस होते हैं वो भी सूक्ष्मजीव ही हैं। ये केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं, अर्थात जीवाणु पौधे अथवा जंतु कोशिका में ही अपना गुणन कर सकते हैं, जीवित रह सकते हैं। अतिसार एवं मलेरिया, अतिसार का इंग्लिश डायरिया होता है। यह किसके कारण होता है? तो प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ के कारण डायरिया और मलेरिया ये दोनों रोग होता है। वैसे मलेरिया का संवाहक मच्छर कौन सा है? तो मादा एनोफिलीज मच्छर है। वहीं डेंगू का कौन सा हो जाएगा? तो एडीज मच्छर। टाइफाइड, इसका निरीक्षण किस टेस्ट द्वारा किया जाता है? कैसे पता चलेगा कि टाइफाइड है या नहीं है? तो यह बिडाल टेस्ट के द्वारा होता है। और क्षय रोग, टाइफाइड और क्षय रोग का कारक कौन सा है? तो जीवाणु, बैक्टीरिया ही इसका कारक है। प्राचीन काल में सूक्ष्मजीवों का प्रयोग अल्कोहल यानी शराब बनाने में किया जाता था। आधुनिक समय में दही, ब्रेड और केक बनाने में भी सूक्ष्मजीवों का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी कई बार आपके एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। कार्बनिक अपशिष्ट का अपघटन जीवाणुओं द्वारा किया जाता है, यानी अपघटन बैक्टीरिया द्वारा ही किया जाता है। दूध से दही बनता है, तो वो कैसे बनता है? तो वो जीवाणु है एक लैक्टोबैसिलस नाम का, वही दूध से दही में उसे ट्रांसफर कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। जीवाणु ईस्ट, चावल के आटे का किण्वन करते हैं, जिससे इडली, डोसा बनता है। आप देखोगे इडली और डोसे में छोटे छोटे छेद जैसे होते हैं, तो यही जो रहता है वो किण्वन करके जीवाणु ईस्ट चावल के आटे में करते हैं, जिसके कारण इडली और डोसा भी बनता है। किण्वन, जिसका इंग्लिश है फर्मेंटेशन, इसकी खोज किन्होंने की थी? तो लुई पास्चर ने 1857 में। और जो ये बुलबुले उठते हैं
पकाने के दौरान इडली और डोसे को उसमें CO2 गैस रहता है, ये ईस्ट द्वारा छोड़े जाते हैं। जौ, गेहूं, चावल एवं फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा में ईस्ट द्वारा अल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता है। प्रतिजैविक, जिसे एंटीबायोटिक कहते हैं, पेनिसिलिन पेनिसिलिन ये 1929 में फ्लेमिंग ने इसकी खोज की थी। यह एक प्रतिजैविक है। जीवाणु रोगों से यह हमें बचाता है, ह्यूमन बॉडी को जीवाणु रोगों से बचाता है। लेकिन यह किस पे वर्क नहीं करेगा? तो विषाणु पे वर्क नहीं करेगा, वायरसेस पे वर्क नहीं करेगा पेनिसिलिन। एडवर्ड जेनर, जिन्होंने चेचक के टीके की खोज की थी, और इन्होंने यह खोज कब की थी? तो 1798 ईस्वी में। नाइट्रोजन स्थिरीकरण, यह कौन से शैवाल और जीवाणु कर सकते हैं? तो यह नीले हरे शैवाल करते हैं और जीवाणु भी करते हैं। जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकारक इन्हें बोला जाता है। हानिकारक सूक्ष्मजीव को क्या कहेंगे हम लोग? तो यह हमारे शरीर में जाकर हमें बीमार करने का कार्य करते हैं, तो इन्हें रोगजनक कहते हैं, पैथोजेन, या इन्हें रोगाणु के नाम से भी हम जानते हैं। वायु, जल, भोजन, कायिक संपर्क रोग, इन सभी द्वारा कौन सा रोग फैलता है? तो संचरणीय रोग, जैसे हैजा यानी कि कॉलरा, जो कि प्रभावित अंग कौन सा करता है? तो आंतों को, कॉलरा आंतों को प्रभावित करता है। सामान्य सर्दी जुकाम, जो कि किससे होता है? तो राइनो वायरस से। सामान्य सर्दी जुकाम राइनो वायरस से होता है। चिकन पॉक्स और क्षय रोग यानी टीबी, यह किसको इफेक्ट करता है? बॉडी के किस पार्ट को? तो फेफड़े को। रोग वाहक कीट या जंतु, तो इसमें कौन आ जाएंगे? मक्खी आ जाएंगे, मादा एनोफिलीज मच्छर, जैसा पहले मैंने बता चुका कि मलेरिया किससे फैलता है? तो मादा एनोफिलीज मच्छर से। फिर ये भी मैंने पहले अभी बताया कि डेंगू किससे फैलता है? तो मादा एडीज मच्छर से। रॉबर्ट कोच, इन्होंने टीवी का खोज किया था 1882 में, तथा 1876 में बेसिलस एंथ्रेसिस जीवाणु एंथ्रेक्स रोग का खोज किया था। अब एंथ्रेक्स रोग जो है वो मनुष्यों में भी होता है और मवेशियों में भी होता है, दोनों में होता है। और यह प्रभावित अंग कौन सा है? लंग्स हो गया, किडनी हो गया, स्प्लीन हो गया और ब्रेन हो गया। नींबू का कैंकर रोग किसके कारण होता है? तो जीवाणु बैक्टीरिया के कारण होता है और यह हवा द्वारा फैलता है। गेहूं की रस्ट, यह कवक द्वारा होता है यानी फंगस द्वारा होता है, और यह वायु और बीज दोनों द्वारा फैलता है। भिंडी की पीत रोग, यह किसके द्वारा होता है? तो वायरस, यह कीटों द्वारा होता है। कीटों के पैरों में ये वायरस लग जाते हैं और भिंडी को पीत रोग कर देते हैं, यानी उसमें पीत रोग हो जाता है भिंडी में। सूक्ष्म जीवों की वृद्धि कौन रोकता है? तो परिरक्षक यानी प्रिजर्वेटिव। आपने खाद्य पदार्थ खाया होगा तो उसमें कई सारे प्रिजर्वेटिव्स मिले हुए रहते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि कौन कौन से प्रिजर्वेटिव हमारे खाद्य पदार्थ में होते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ के नाम दे रखे हैं, जैसे नमक, खाद्य तेल, सोडियम बेंजोएट, जिसका C6H5COONA केमिकल स्ट्रक्चर है। उसके बाद सोडियम मेटाबाइसल्फेट है, जिसका सूत्र क्या हो जाएगा? Na2H2O5। वहीं पाश्चराइजेशन, पाश्चरीकरण, यह दूध से जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उन्हें समाप्त कर देता है। यह 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड के लिए दूध को गर्म करके और फिर उसे ठंडा कर देते हैं। तो जिस कारण को इस प्रक्रिया को पाश्चरीकरण कहते हैं, पाश्चराइजेशन कहते हैं। इसकी खोज किसने की थी? तो लुई पाश्चर नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। तो उम्मीद है आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो, और हमने इतने कम समय में ही क्लास 8 का चैप्टर 1 और 2 एनसीईआरटी समाप्त कर दिया नोट्स से। तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।